हेलो दोस्तों, भूमिका ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार वापस से स्वागत है। और आज हम एसएसटी ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 6 सामाजिक विज्ञान के चैप्टर विनिर्माण उद्योग, जिसको अंग्रेजी में हम मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज के रूप में जान रहे हैं, इसको कवर करने वाले हैं। बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इससे रिलेटेड टॉपिक्स आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ रखा है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का इंट्रोडक्शन आपने जरूर पढ़ रखा होगा। इस चैप्टर को हम कुछ ही टाइम में हम कवर कर लेंगे। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। दिखाई दे रहा है पार्ट 1 है, इसका एक पार्ट 2 भी बनाया गया है ताकि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो हमने थोड़ा समरी करने के हिसाब से पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया हुआ है। शुरू करते हैं चैप्टर को। देखो, विनिर्माण पहले ही परिभाषा पूछ ली जाएगी इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। बोर्ड क्वेश्चंस में पूछा जाता है विनिर्माण उद्योग से आप क्या समझते हैं, तो आपको यही डेफिनेशन लिखनी है कि कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करके अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। विनिर्माण उद्योग में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत करके तैयार माल में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि देखो बच्चों, विनिर्माण उद्योग में हम लोगों को कच्चे माल को यानी रॉ मटेरियल को जो भी होगा उसको तैयार माल में कन्वर्ट करना होता है। रॉ मटेरियल का मतलब यहाँ एग्जांपल दिया गया है, जैसे गन्ने से चीनी बना देना। तो गन्ना हमारे लिए क्या हो गया है, रॉ मटेरियल, कच्चा माल हो गया है। और चीनी क्या हो गया, मैन्युफैक्चर हो गया है। तो कच्चे माल से तैयार माल यानी गन्ने से चीनी का निर्माण कर देना। उसके बाद में नंबर 2 है कपास से कपड़ा बनाना। तो कपास क्या हो गया है, रॉ मटेरियल, और कपड़ा क्या हो गया हमारे लिए, मैन्युफैक्चरिंग चीज हो गई है। इसी तरह से धातु से औजार बनाना, और फिर धातु से औजार बनाना और उस औजार का अलग अलग हिस्सों में यूज ले लेना। कुदाली हो सकता है, फावड़ा हो सकता है, हथौड़ा हो सकता है, या फिर दूसरा किसी भी प्रकार का औजार हो सकता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों, जो रॉ मटेरियल वाला जो उद्योग होता है या फिर जो क्रिया होती है, तो हम प्राइमरी एक्टिविटी में शामिल करते हैं। जैसे कृषि, कपास और धातु का खनन कर लेना, ये सब प्राइमरी एक्टिविटी में शामिल करते हैं। विनिर्माण को हम किस में शामिल करेंगे, तो सेकेंडरी एक्टिविटी में। और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि प्राइमरी एक्टिविटी में चीजें ज्यादा होती है और उनका मूल्य कम होता है, जबकि इसमें क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग में चीजें कम होती है और उसका मूल्य ज्यादा होता है। जैसे चीनी, आप जान ही रहे 2000 अगस्त 2026 में चीनी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। एथेनॉल वाला जो सिस्टम है उसकी वजह से चीनी के दाम अब आसमान को छूने लगे हैं। चीनी एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हो गया है। तो गन्ने से चीनी बनाना, तो चीनी कम होगी और उसका मूल्य ज्यादा होगा, जबकि गन्ना ज्यादा होगा उसका मूल्य कम होगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया है कि जो सेकेंडरी एक्टिविटी में जिन चीजों को हम बनाते हैं ना, उसका क्वांटिटी कम होती है और मूल्य ज्यादा होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखना। इसी आधार पे हम अलग अलग देशों के विकास को भी जज कर रहे थे। आप याद करेंगे जिन देशों में प्राइमरी एक्टिविटी होती है वो सामान्यतः वो गरीब राष्ट्र होते हैं। एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों को शामिल करते हैं, तो अपने भारत देश को भी हम इसी में शामिल कर सकते हैं। जैसे भारत देश में एग्रीकल्चर यानी कृषि संबंधी गतिविधियां ज्यादा होती है, इस वजह से हमारे देश की दशा थोड़ी सी डाउन कह सकते हैं, या फिर विकासशील के लो अब प्रेजेंट टाइम में। हालांकि फॉर्मेट चेंज हो गया है, लेकिन अपन ऐसे 50 साल पहले जाएंगे तो लगभग 75% से भी ज्यादा लोग एग्रीकल्चर या कृषि संबंधी गतिविधियां किया करते थे। तो हमारे देश की स्थिति भी उसी अनुपात में हुआ करती थी। अविकसित राष्ट्र कह सकते थे हम, अब विकासशील हो गया है, क्योंकि अब हम प्राइमरी एक्टिविटी को छोड़कर सेकेंडरी एक्टिविटी की तरफ बढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब प्रेजेंट टाइम में और चेंज हो जाएगा, जैसे सेकेंडरी एक्टिविटी को छोड़कर हम टर्सरी एक्टिविटी यानी तृतीयक गतिविधियों की ओर बढ़ जाएंगे, जिसमें सेवा संबंधी गतिविधियां ज्यादा करेंगी। वर्तमान टाइम में जितने भी विकासशील राष्ट्र है उन सब राष्ट्रों में सेवा संबंधी गतिविधियां ज्यादा होती है। यूरोप और अमेरिका के राष्ट्रों का आप ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं। समझ गए बच्चों? तो शुरू करें वापस से। पूछा जाएगा मैन्युफैक्चरिंग किसे कहते हैं, तो आप लोग बता देंगे विनिर्माण का मतलब क्या है। जब हम कच्चे माल को या प्राकृतिक उत्पाद को तैयार माल में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, विनिर्माण। और विनिर्माण सेकेंडरी एक्टिविटी के रूप में जाना जाता है। क्लियर है बच्चों? आगे चलते हैं। अब विनिर्माण उद्योग का महत्व, इंपोर्टेंस दिखाई देगा आप लोगों को बच्चों, दिखाई दे रहा होगा। विनिर्माण उद्योग सामान्यतः विकास की तथा विशेषतः आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं। तो इस आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी को जान लेना है, ठीक है। और किसको जान लेंगे हम जान आर्थिक विकास की आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी, जैसे मनुष्य में एक रीढ़ की हड्डी होती है जिसकी वजह से मनुष्य स्टेबल होता है, उसी तरह से विनिर्माण उद्योग में भी, विनिर्माण उद्योग को भी उद्योगों का रीढ़ की हड्डी कहा गया है। अब क्यों कहा गया है, इसको 1 2 3 4 में पढ़ लेते हैं। पाठ्य पुस्तक का सिलेबस है। विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, वरन द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं
में रोजगार उपलब्ध करवाकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम कर देता है। समझ गए बच्चों? तो विनिर्माण उद्योग कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है। क्लियर बात? क्योंकि जैसे हम एग्रीकल्चर में बहुत सारे उपकरणों औजारों का यूज करते हैं, तो वो विनिर्माण उद्योग के थ्रू ही बनता है। जैसे मेटल से हमने बात करी थी कि औजार का निर्माण कर देना, तो वो इसी श्रेणी में आ गया है, आधुनिकीकरण में सहायक है। फिर साथ ही साथ सेकेंडरी और टर्सरी सेवाओं में रोजगार उपलब्ध करवा के लोगों को कृषि पे देश की निर्भरता को कम कर देता है। तो कितना प्यारा बात है। अब नंबर 2, विनिर्माण उद्योग में गरीबी और उन्मूलन के साथ क्षेत्रीय असमानताओं को कम किया जाता है। ठीक है, गरीबी कम होगी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में लोगों को रोजगार ज्यादा मिलता है। बच्चों ध्यान रखना, ठीक है। एरिया कम, लोगों को रोजगार ज्यादा, जबकि प्राइमरी एक्टिविटी में एरिया ज्यादा होता है, रोजगार 10-5 लोगों को प्राप्त होता है। तो विनिर्माण उद्योग में गरीबी और उन्मूलन के साथ साथ क्षेत्रीय असमानताएं, रीजनल डिफरेंसेस भी कम होता है। फिर निर्माण वस्तुओं के निर्यात से विदेशी व्यापार बढ़ता है, जिससे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। तो ये भी एक बेनिफिट है। हम मैन्युफैक्चर करके चीजों को, जैसे हमारे देश में तो हम पूर्ति करेंगे ये चीजों, विदेशों में भी उन सामानों को बेचेंगे जो यहाँ पे बनाए गए हैं। ठीक है, और जब हम विदेशों में बेचेंगे, विदेशी मुद्रा हमें प्राप्त होगी, इससे हमारे देश की इकोनॉमी बहुत अच्छी हो जाएगी। साथ ही साथ किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योग के विकास से मापी जाती है। और जैसा कि हमने बात कर रखा था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज में हम कैसे जज करते हैं देशों को, तो प्राइमरी एक्टिविटी यानी गरीब राष्ट्र, सेकेंडरी एक्टिविटी यानी विकासशील राष्ट्र, एंड टर्सरी एक्टिविटी यानी विकसित राष्ट्र। तो इधर विनिर्माण उद्योग का मतलब विकासशील राष्ट्र, ऐसे देश जिनमें विनिर्माण उद्योग ज्यादा चलता है। माइनिंग करके चीजों को हम मैन्युफैक्चर करके औजार या मशीनों का निर्माण कर रहे हैं, या फिर हम कपास मंगवा के कपास से हम कपड़े का निर्माण कर रहे थे, तो वो सारा मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है, यानी विनिर्माण में आ जाता है। और विनिर्माण सामान्यतः कहाँ पे होता है? कल कारखानों, कंपनी, फैक्ट्रीज, इनमें ज्यादा होता है। तो जिन देशों में कल कारखाना, कंपनी, फैक्ट्रीज, ये सब चीजें ज्यादा होती है, वो देश विकासशील देशों की श्रेणी में आएंगे, जिनको हम क्या कह रहे हैं? विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चर। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब हम उद्योगों का वर्गीकरण देख लेते हैं। अब उद्योगों को भी अलग अलग प्रकार से डिवाइड किया हुआ है। 8th क्लास में याद करिए, आप लोगों ने लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और वृहद उद्योग पढ़ा होगा। इसमें आपके सिलेबस के अनुसार वर्गीकृत किया गया है कि उद्योगों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, यानी ऐसा उद्योग जहां पर रॉ मेटेरियल होना चाहिए, नहीं तो उद्योग चलेगा ही नहीं। जैसे चीनी का निर्माण करना है तो हमें गन्ना चाहिए। गन्ना क्या है? कच्चा माल है। कच्चा माल नहीं होगा तो हम कैसे बना लेंगे चीनी? तो कच्चे माल के स्रोत के आधार पर देखते हैं। नंबर 1 सब टॉपिक में देखो डिवाइड कर दिया गया है, कृषि के आधार पर, यानी कृषि होगी तो फिर हम मैन्युफैक्चर कर पाएंगे ऐसे उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम, रबड़, चीनी, चाय, कॉफी और वनस्पति, ये सब क्या है? ये सब हमारे कृषि पर आधारित उद्योग है बच्चों। चाय, कॉफी तथा वनस्पति तेल, ये सब कृषि पे आधारित उद्योग है। फिर नंबर 2 खनिज पर आधारित उद्योग की बात कर लेंगे हम, जिसमें लोहा तथा इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन के औजार और ये रसायन उद्योग है बेटा, है ना। मेट्रो रसायन नहीं है, ये पेट्रो रसायन था, गलत टाइप हो गया है। तो पेट्रो रसायन उद्योग की बात की जा रही है। तो हम डिवाइड कर सकते हैं कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। कच्चा माल में कृषि हो गया है, तो कृषि से प्राप्त उत्पाद के आधार पर हम डिवाइड कर सकते हैं। फिर खनिज हो गया है, और खनिज के आधार पर हमने देख लिया है लोहा, इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, औजार और पेट्रो रसायन उद्योग। ठीक है बच्चों, आगे चलेंगे। भूमिका के आधार पे, यानी बेस के आधार पे ना, कि कोई बेस होगा उद्योग का, उसके आधार पे कैसे डिवाइड करेंगे। तो देखो, आधारभूत उद्योग है, ठीक है, तो किससे कहते हैं? जिनके उत्पादन में या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर है, जैसे लोहा और इस्पात, तांबा प्रगलन, एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग। तो ये आधारभूत उद्योग है। क्लियर? आधारभूत का मतलब क्या हो गया? ये ऐसे उद्योग होंगे, अगर ये नहीं है तो फिर दूसरे उद्योग होंगे ही नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे लोहा है, लोहा हमारी प्रकृति में होगा ही नहीं, तो औजार या फिर मशीनें कैसे बनेगी? और औजार और मशीनें नहीं बनेगी तो हम विभिन्न प्रकार के उत्पाद कैसे तैयार करेंगे? तो क्या हो गया? प्रकृति, हमारे पास मेन क्या होना चाहिए? लोहा होना चाहिए, लोहा और इस्पात होना चाहिए। इसी तरह से तांबा प्रगलन से भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, मशीनें बनाई जाती है, उसके बिना वो मशीनें बनेंगी नहीं, तो दूसरे उद्योग
चलेंगे नहीं। तो क्या हो गया, आधारभूत उद्योग, यानी ये चीजें होनी चाहिए, उसके बाद में दूसरे उद्योग चल पाएंगे। तो इनको हम क्या बोल रहे हैं, आधारभूत उद्योग। फिर उपभोक्ता उद्योग, इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मार्केट में जिस उत्पाद की डिमांड है उसके आधार पर उद्योग लगाया जाता है। जैसे वर्तमान में चीनी की, जैसे मान लो मार्केट में डिमांड है, तो चीनी के आधार पर हमने उद्योग स्टेब्लिश कर दिया है। इसी तरह से जैसे विंटर में देखते हैं हमें ऊनी कपड़ों की डिमांड होती है, तो ऊनी कपड़ों का कोई व्यवसाय हम शुरू कर सकते हैं इस तरह से। तो उपभोक्ता उद्योग जो उत्पादन उपभोक्ताओं के प्रत्यक्ष उपभोग हेतु करते हैं, जैसे चीनी, कागज, पंखे, सिलाई मशीन आदि उद्योग। ठीक है बच्चों। फिर पूंजी निवेश के आधार पर उद्योगों को बांट लेते हैं। तो पूंजी निवेश के आधार पर देखो, छोटे, लघु या फिर सूक्ष्म उद्योग भी कह सकते हैं इसे। तो पूंजी निवेश के आधार पर लघु, सूक्ष्म और वृहद उद्योग हो सकते हैं, तथा निवेश की राशि के आधार पर उद्योगों का स्तर तय किया जाता है। जैसे लघु निवेश की गई अधिकतम राशि वर्तमान में 1 करोड़ रुपए तय की गई है। तो ध्यान रखना आप लोग बच्चों, ठीक है। पूंजी निवेश के आधार पर अलग अलग उद्योगों को डिवाइड कर सकते हैं हम। जैसे लघु उद्योग के लिए आपके पाठ्य पुस्तक के अनुसार ऐसा उद्योग जिसमें 1 करोड़ रुपए तक की राशि लग जाती है, तो हम लघु उद्योग कहेंगे। अब देखो एग्जाम्पल आप लोगों को बहुत सारे पता होंगे। जैसे हमने पढ़ रखा है लघु और सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत हम जैसे कोई सिलाई की 10-20 मशीनें डाल लेंगे और उससे जो उत्पाद हो रहा है तैयार, उसको मार्केट में बेच के हम मुनाफा कमा लेंगे। इस तरह का कोई छोटा उद्योग जिसमें 10-20 या फिर 50 लोगों को रोजगार प्राप्त हो जाता है और एक छत के नीचे ही वो उद्योग चलता हो, ऐसा उद्योग। ठीक है, तो वो छोटा उद्योग होता है, जैसे दिखाई दे रहा है इधर सिलाई वाला। आगे चलेंगे। सार्व अब देखो, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कर सकते हैं। स्वामित्व का मतलब क्या हो गया, जैसे मालिकाना हक हो गया है बच्चों। कि मालिकाना हक के बेसिस पे स्वामित्व के आधार पर, है ना, उद्योगों का वर्गीकरण। तो पहला आप लोगों की पाठ्य पुस्तक के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र। अब सार्वजनिक को मतलब क्या हो गया, सार्वजनिक को हम सरकारी कह सकते हैं। सरकारी चीजें जैसे जिसपे गवर्नमेंट का नियंत्रण है, ऐसा उद्योग जिसके ऊपर पैसा भी सरकार लगाएगी, और अगर हानि हो रही है तो वो हानि भी सरकार को उठाना पड़ेगा, और लाभ हो रहा है तो लाभ भी सरकार को ही प्राप्त होगा। तो ऐसे उद्योगों को हम सार्वजनिक उद्योग कह देते हैं। तो फिर पढ़ लेते हैं अपन, ऐसे उद्योग जिनका नियंत्रण निवेश और लाभांश पर सरकारी एजेंसियों या सरकार का अधिकार होता है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग जरूर अंडरलाइन कर लेना। जैसे भारत में हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी भेल पूछा जाएगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का एग्जाम्पल दीजिए, सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो आपको क्या बताना है, ये भेल बताना है। भेल की फुल फॉर्म क्या हो गई है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इस तरह से। के बाद में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी सेल हो गया है। ठीक है, तो आप लोगों को ये दोनों एग्जांपल याद रखने चाहिए कि 110% पूछी जाएंगे बेटा। आप देख लेना, अभी आने वाले आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम है या फिर आपका जो यूटी सेकंड थर्ड होगा, उसमें एग्जामिनर जरूर इस तरह के क्वेश्चंस डालता है, और मैंने एग्जाम में तो पूछा ही जाएगा। तो आप लोगों को ध्यान रख लेना है, पूछा क्या जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के एग्जाम्पल बताइए। तो आपको बताना है भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी इसका उत्पादन और प्रबंधन कौन कर रहा है, तो केवल और केवल सरकार कर रहा है। लाभांश किसको जा रहा है, तो सरकार को जा रहा है। अब आगे, अच्छा तीसरा एग्जाम्पल भारतीय डाक और रेलवे भी है। ठीक है, निजी क्षेत्र के उद्योगों की बात करेंगे तो ऐसे उद्योग जैसे सार्वजनिक में जिनके प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर थी, लाभांश भी सरकार को जा रहा है। इसी तरह से निजी उद्योग मतलब प्राइवेट उद्योग, ऐसा उद्योग जिसके नियंत्रण और उसके स्वामित्व और उसके प्रबंधन की जिम्मेदारी किसी निजी व्यक्ति के पास है, या दो से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, या फिर कोई निजी फर्म है उसके पास वो अधिकार है। प्लस उस उद्योग से होने वाले लाभांश को भी वो एक व्यक्ति बांट सकता है, या लोगों के एक या दो लोग बांट सकते हैं, या वो फर्म एक निश्चित अनुपात में उस उद्योग पर होने वाले लाभांश का बंटवारा कर लेते हैं। ऐसे उद्योगों को हम निजी क्षेत्र के उद्योग के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। तो पढ़ भी लेते हैं इसकी परिभाषा, ऐसे उद्योग जिनका नियंत्रण, निवेश और लाभांश व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या एक फर्म पर जिसका अधिकार होता है, ऐसे उद्योग को हम निजी क्षेत्र के उद्योग के रूप में जानते हैं। फिर एग्जाम्पल जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, टिस्को कहते हैं इसे। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म क्या है, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो टाटा की जितने भी उत्पाद हैं उसका प्रबंधन करने वाला टाटा ग्रुप और कंपनी है। ठीक है, जैसे रतन टाटा, मैन मालिक तो रतन टाटा जी है।
उसके बाद में डाबर उद्योग हो सकता है, बजाज ऑटो लिमिटेड उद्योग हो सकता है। इसी तरह का कोई भी उद्योग हो सकता है जो आपका खुद का उद्योग है, तो उस उद्योग को आप ही मैनेज करेंगे और प्लस उस उद्योग पर होने वाला जितना भी लाभांश है वो आप ही को प्राप्त होगा। जैसे मान लो मैंने कोई उद्योग चला दिया है, जैसे वाटर प्यूरिफायर का कोई उद्योग चला दिया है, तो उसका जितना मैं मैनेजमेंट करूंगा वो मैं ही करूंगा, से प्राप्त होने वाला लाभांश भी वो मुझे ही प्राप्त होगा। तो ऐसा उद्योग निजी क्षेत्र का या प्राइवेट क्षेत्र का जो इंडस्ट्रीज है उसको से कहा जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे हम। दो पढ़ लिए हैं, ध्यान रखना। स्वामित्व के आधार पे यानी मालिकाना हक के आधार पे एक तो सरकारी क्षेत्र के उद्योग है, दूसरा निजी क्षेत्र के उद्योग है। फिर पढ़ लेंगे संयुक्त उद्योग भी हो सकता है। अब देखो, ऐसे उद्योग जिनके नियंत्रण, निवेश, स्वामित्व, ला प्रबंधन व लाभांश पर राज्य सरकार और व्यक्तियों का संयुक्त नियंत्रण होता है। ध्यान रखना, सरकार प्लस कुछ निजी व्यक्ति मिलकर कोई उद्योग चला रहे हैं तो उसको संयुक्त उद्योग कह देते हैं, जॉइंट इंडस्ट्रीज। एग्जाम्पल ऑयल इंडिया लिमिटेड। एग्जाम्पल जरूर याद रखना, एग्जामिनर आपको अलग अलग एग्जाम्पल से पूछेगा कि निम्नलिखित में से ये एग्जाम्पल किस प्रकार के उद्योग का है। तो जैसे पूछ लिया गया कि ऑयल इंडिया लिमिटेड उद्योग किस प्रकार का उद्योग है, तो आपको बताना है संयुक्त उद्योग है ये। ठीक है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आईएमपी जरूर कर लेना बच्चों। फिर सहकारी उद्योग है। अब दिखने में संयुक्त और सहकारी उद्योग एक जैसे लगेंगे, लेकिन इनमें अंतर है बच्चों। कैसे? ऐसे उद्योग जिनके कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादक श्रमिक या किसान हो, अथवा सहकारी समिति से जुड़े हुए यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े हुए लोग हो, सरकार मिलकर उद्योग चलाते हैं, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी और सरकार मिलकर चला रही है, ऐसे उद्योगों की बात की जा रही है बच्चों। सहकारी में ध्यान रखना, बहुत ही माइनर अंतर सा दिखाई देगा आपको। संयुक्त में तो सरकार और निजी लोग, सरकार या कंपनी, कोई निजी कंपनी मिलकर उद्योग चला रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइमरी तौर पे ये उद्योग चलाए जाते हैं कुछ लोगों के समूह के द्वारा, जिनको कोऑपरेटिव सोसाइटी कह रहे हैं यहाँ पर। फिर इस उद्योग को प्रमोट करने के उद्देश्य से सरकार इसमें इन्वॉल्व होती है। जैसे गांव में जैसे हमने कोई उद्योग, जैसे झाड़ू और पापड़ अचार का कोई बिजनेस प्रारंभ कर दिया, और वो उद्योग जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी ने बहुत अच्छे तरीके से चलाया। अब सरकार को लगता है कि अपन भी इस उद्योग को प्रमोट करते हैं, ये उद्योग बहुत अच्छा है, इसमें लोगों को रोजगार मिल रहा है। सरकार भी उसमें अपना लाभांश, या फिर लाभांश तो नहीं कह सकते, कल्याण कह सकते हैं। सरकार भी उस उद्योग से जुड़े हुए लोगों का कल्याण करने के उद्देश्य से पैसा लगाती है। एंड देन लाभांश जो मिलेगा वो तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्यों और सरकार को, दोनों को एक निश्चित अनुपात तय कर लिया जाता है, उसमें मिल जाया करता है। तो सेम चीज है इसमें। ऐसे उद्योग जिनमें कच्चे माल की पूर्ति उत्पादक श्रमिक या किसान हो, सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्य और सरकार मिलकर उद्योग चलाते हो, सहकारी उद्योग कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल में नारियल आधारित उद्योग हो सकता है, और राजस्थान में सरस डेयरी उद्योग है। तो ध्यान रखना बच्चों, जैसे हम राजस्थान से हैं तो हम लोगों को पता है कि सरस डेयरी उद्योग प्रारंभ में क्या था। प्रारंभ में कुछ नहीं था, 250 लोग मिलकर एक दूध इकट्ठा किया करते थे। देन फिर उसको मैं ऐसे पोस्टराइज करके लोगों को बांटने का कार्य करते थे। फिर इसका नाम चल गया। नाम चलने की वजह से फिर सरकार को लगा कि ये जो दूध विक्रेता है, इनके कल्याण के उद्देश्य से हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए इस उद्योग में, और इसको एक उद्योग की शक्ल दे देनी है। तो ऐसा ही किया, सरकार ने अपना लाभांश लगाया इसमें, अपना पैसा लगाया सॉरी, और लोगों का कल्याण करने और कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्यों का इस ये व्यापार बढ़ाने के लिए, जिससे लोगों की भी भलाई हो जाए और एक उचित कीमत में दूध की पूर्ति हो जाए, इस उद्देश्य से सरकार ने इस कार्य को आगे बढ़ाया, प्रमोट किया। इस वजह से सरस डेयरी उद्योग हम सहकारी उद्योग की श्रेणी में रखें। ठीक है बच्चों, डिफरेंसेस याद रखना। इधर तो क्लियर कट है, इधर दिखाई दे रहा है संयुक्त उद्योग में सरकार और निजी व्यक्ति मिलकर कोई उद्योग चलाते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है सरकार अकेला कोई व्यवसाय नहीं चला पाता है, या फिर आर्थिक स्थितियां सरकार के पास ऐसी नहीं होती है, तो निजी कंपनी के साथ वो एग्रीमेंट करके कोई उद्योग चला देती है। यहाँ पर केवल सहकारी उद्योग में कल्याण करने के उद्देश्य से सरकार क्या करती है, पैसा लगाती है इस उद्योग में, जिसे आपने देख लिया है। ठीक है बच्चों, आगे चलें। अब कच्चे माल के आधार पर बात कर लेते हैं। कच्चे माल तथा तैयार माल की मात्रा और भार के आधार पर हम उद्योगों को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, कच्चे माल और तैयार माल की मात्रा और भार के आधार पर है ये। ठीक है, तो दो भागों में, भारी उद्योग और हल्के उद्योग। ठीक है, भारी उद्योग का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो किसी क्षेत्र में लोहा निकल रहा है, जैसे छत्तीसगढ़ झारखंड में सामान्यतः, उड़ीसा में सामान्यतः लोहा निकलता है, तो लोहे को निकाला जाता है माइनिंग के थ्रू या खनन के थ्रू। के लो खनन के थ्रू लोहा एक बड़ी मात्रा में हम निकालेंगे, तो निकाल के उसको जिस जगह स्टोरेज करेंगे, तो लोहा तो भारी है ना भाई,
तो इस भारी उद्योग से हम विभिन्न प्रकार के औजार बना रहे हैं और फिर उन औजारों को एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई कर रहे हैं, तो ये उद्योग किस श्रेणी में आ गया? तो भारी उद्योग की श्रेणी में आ गया। इसी तरह से बहुत सारे उद्योग हैं जो कि जिनकी प्रकृति क्या होती है? हल्के उद्योग की प्रकृति होती है। तो ऐसे क्लासिफाई करना है, जैसे जैसे कपास का कोई व्यवसाय हो सकता है या फिर विद्युत उपकरण बनाने का कोई उद्योग हो सकता है, तेल उद्योग, बुनाई उद्योग, घड़ी निर्माण का उद्योग हो सकता है, जिनमें भार कम है। ऐसे उद्योगों को हम इस प्रकार से डिवाइड भी कर लेते हैं। पाठ्य पुस्तक में बेटा इसी तरह से दिया हुआ है, तो आपको ये याद रख लेना है। जैसे हल्का उद्योग में विद्युत उद्योग हो सकता है, ठीक है? ज़्यादा इसमें ऐसा परिवहन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह हम उत्पादों को लेके नहीं जाते। विद्युत उद्योग में तो बहुत कम है। फिर तेल उद्योग हो गया इसी तरह का एक एग्जाम्पल, और फिर बुनाई उद्योग और घड़ियों का कोई उद्योग हो सकता है। अब देखो भारी उद्योगों में लोह इस्पात उद्योग, यानी लोहे को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना ही चैलेंजिंग काम होता है। पोत निर्माण उद्योग, तो पोत बड़ा सारा होता है। पोत यानी जहाज की बात करें, शिप, बड़ा शिप, ठीक है, जहाज। तो पोत निर्माण उद्योग एक भारी उद्योग है। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ही हमें बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ जाएंगे। फिर विद्युत बल्ब का कोई उद्योग हो सकता है, एंड द लास्ट मोटर गाड़ी उद्योग। तो मोटर गाड़ी, तो बहुत सारी मोटर गाड़ियां बना दी, अब उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे, तो कैसे लेके जाएंगे? भारी सामान है, इस आधार पे, ठीक है। तो उद्योगों का वर्गीकरण हम इस प्रकार से कर लेंगे बेटाओ, है ना। इसी के साथ इसका पार्ट 1 बेटाओ खत्म हो गया, ठीक है। इस चैप्टर का पार्ट 1 बिल्कुल खत्म हो गया है। अगर आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आता है तो आप इसे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें बच्चों, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।